हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे JMI 2020 के क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस JMI में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। यहां पे भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गलत दे रखी थी। C must be an arbitrary constant, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तभी ये फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। अगर C कांस्टेंट होगा तो एक सिंगल कर्व बनेगा और उसके इसमें ऑर्डर 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पे 0 कहीं पे दे नहीं रखा है, तो फिर हम C को आर्बिट्री कांस्टेंट ही मानना होगा। तो यहां पे C सिंगल एक अकेला आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। तो अगर किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो इस बात का आइडिया होगा। और उस इक्वेशन में भले ही C स्क्वायर C क्यूब आए, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ मतलब है नाम से, सिर्फ एक नाम है C, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे इस तरह क्वेश्चन कई भी आ भी चुके हैं, लाइक C x प्लस रूट C। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लग रहा है ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। हाँ, नाम अलग अलग होते, C1 C2, तो ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते, तो ये सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑर्डर इसका आएगा 1। हाँ, इसमें अगर डिग्री निकालनी होती है तो कैलकुलेशन हमें ज्यादा करना होता है, क्योंकि डिग्री निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना होगा। बाय द वे डिग्री नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर डिग्री पूछी जाती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो इसकी डिग्री 3 आती है C को एलिमिनेट करने पे। तो फिलहाल ऑर्डर पूछा गया था, तो ऑर्डर सिंपली ओनली एक आर्बिट्री कांस्टेंट है C, तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। साइन एक्स का एरिया बताना है 0 से 2 पाई। तो एरिया अंडर कर्व के लिए हमें ग्राफ बनाना होता है 0 से 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इसका एरिया हम दो तरह से निकालेंगे। 0 से पाई में तो इटसेल्फ पॉजिटिव है, बिकॉज कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, तो इंटीग्रेट करने में पॉजिटिव आएगा। लेकिन पाई से 2 पाई में कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, तो एरिया नेगेटिव आता है, तो मॉड साइन लिया जाता है पाई से 2 पाई साइन एक्स dx। ठीक है, अब साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लो, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई प्लस मॉड, यहां पे माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, मॉड आएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, मॉड ये माइनस साइन कंज्यूम कर लेगा, प्लस बना लेगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ओके, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1, प्लस कॉस 2 पाई होता है 1, कॉस पाई होता है -1। दिस विल बी 2 एंड दिस इज अगेन 2, और ये आगे के लिए पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स में एक लूप, मतलब 0 से पाई तक का जो एक लूप है, इसका एरिया +2 यूनिट होता है। ऊपर का +2 यूनिट और नीचे का भी +2 यूनिट, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो नेट में एरिया 4 आ जाएगा। तो cos x हो या sin x हो, cos x का ग्राफ इस तरह से बनता है, cos x के एक लूप का एरिया 2 आता है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी हमें। ओके, क्लियर है? तो इट्स आंसर इज 4। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सिंपल एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 1/x बिटवीन x इज इक्वल टू 1 से 6 तक। 1 से 6 मतलब x पॉजिटिव है, तो 1/x भी पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कंफर्म है कि जो भी
कर्व दे रखा है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो 1 से 6 में, 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x आता है, 1 to 6, ये हो जाएगा ln 6 माइनस ln 1, ln 1 हो जाएगा 0, सो फाइनली इट्स आंसर इज ln 6। ln 6 इज द आंसर, log 6 बेस e। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो देख रहे हो किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। इंटीग्रल sin x प्लस cos x, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी इसका डिनोमिनेटर पहचान रहे होगे, 1 को लिख लें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को लिख लें 2 sin x cos x, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। So this is finally sin x plus cos x dx अपॉन अंडर रूट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है? और वैसे तो इंडेफिनिट में मॉड नहीं लिया जाता है, लेकिन चूंकि यहां पे इंटरवल दे रखा है तो ये बताता है यहां पे मॉड लेना चाहिए। एज वी नो अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर इज मॉड एफ एक्स, तो इस वजह से यहां पे sin x प्लस cos x dx अंडर रूट, ये भी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन ही रहा है, तो ये मॉड sin x प्लस cos x बन जाएगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। और वी शुड नो a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्म तुम लोगों को पता होना चाहिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो a यहां पे 1 है, b यहां पे 1 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 से डिवाइड और रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। वन बाई रूट 2 को लिख लो cos पाई बाई 4, फिर 1/2 को लिख लो 1/√2 को sin पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा √2 sin x प्लस पाई बाई 4। चूंकि जहां पे मॉड होता है बिना मॉड साइन रिमूव करे हम उसको रिमूव सॉल्व नहीं कर सकते, तो मॉड साइन रिमूव करने के लिए पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तभी अकॉर्डिंगली मॉड साइन रिमूव कर सकते हैं। और sin x प्लस cos x की वैल्यू ये आ रही है। अब ध्यान से देखो, x दे रखा है, x है 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और हमारा एंगल जो आ रहा है वो x प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, तो यहां पे हम x है 7 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, हम यहां पे पाई बाई 4 ऐड करेंगे, so this will be 2 पाई और 3 पाई बाई 4 प्लस पाई इज पाई। मतलब जो एंगल है थीटा वो लाई कर रहा है 2 पाई से पाई के बीच में, एंगल के बीच में लाई कर रहा है 2 पाई से पाई के बीच में, और 2 पाई से पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में क्या होता है, 2 पाई से या पाई से 2 पाई के बीच में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x आता है नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव आ रही तो मॉड साइन कैसे ओपन होता है, विथ माइनस साइन। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं क्लियर होगा सबको। उतना डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स की, क्योंकि एग्जाम जस्ट आने वाला है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस dx आएगा, माइनस dx, dx का इंटीग्रेशन x, तो फाइनली आंसर माइनस एक्स प्लस के आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है। तो देख लो, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड नहीं करा है, तो इट्स आंसर इज डी माइनस एक्स, इतना चलता है।
वैसे तो आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा क्या किया है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है टैंजेंट नॉर्मल का। हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है y इज इक्वल टू साइन एक्स कर्व पे एट 0,0। सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos x, जो कि हो जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट, और स्लोप ऑफ टैंजेंट तुम निकाल लो 0,0 पे, दैट विल बी cos 0, cos 0 1 आता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट 1 आ रहा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा -1 आ गया, पॉइंट हमें 0,0 पता है, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। So x plus y is equal to 0 is the answer. So x plus y is equal to 0 मतलब C is the answer. Simple. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया एट 0,0। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बिल्कुल करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टैंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ये दो कर्व दे रखे हैं और वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब दोनों में स्लोप ऑफ टैंजेंट का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। और स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे आता है, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो a e टू द पावर माइनस एक्स को, तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस का माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स b e टू द पावर x, ये m2 ये m1, और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 कर दो, सॉरी -1, e की पावर x और e की पावर -x कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू -1 आ रही है। तो सिंपली इट्स आंसर इज सी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मिस्टेक करी थी काफी स्टूडेंट ने। मॉडे दे रखा है तुम्हें 4 और लैम्डा दे रखा है 2 से -3। मॉड ए लैम्डा ए वेक्टर पूछा गया है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग मॉड में। मॉड ए हमें दे रखा है 4, सो दिस इज 4 मॉड लैम्डा। क्या हो जाएगा ये 4 मॉड लैम्डा। अब हमें मॉड लैम्डा निकालना है, तो देखो लैम्डा लाई कर रहा है -3 से 2 के बीच में, मॉड लेने पे पॉजिटिव हो जाएगा, -3 पहुंच जाएगा 3 पे, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। तो मॉड लैम्डा फाइनली लाई कर रहा है 0 से 3 के बीच में, और हमें 4 मॉड लैम्डा बताना है। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, हेंस इट्स रेंज इज 0 से 12। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह क्वेश्चन 3D के अक्सर पूछे जाते हैं, और इसको ऑब्जर्व करके निकालोगे तो बेटर रहेगा। ये 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। एक्स वाई जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। 2 डिस्टेंस एक्स एक्सेस पे जाओ, 5 डिस्टेंस y एक्सेस पे, और 7 डिस्टेंस ऊपर आना है। 7 डिस्टेंस सपोज कर लो ये है, दिस इज 7, तो दिस विल बी 2, 5, 7, और इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है एक्स एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये राइट एंगल बन रहा है। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। सपोज कर लो दिस इज 7, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस आएगी, सो दिस इज 7, दिस इज 5,
ये 7 है, हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिंपली √74। तो इस चीज को ध्यान रखना, वरना आंसर इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत निकालते हैं। ये ऊपर हम 7 आ रहे हैं और इससे हमने इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये राइट एंगल दिखना चाहिए। परपेंडिकुलर हो गया 7, बेस हो गया 5 और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी का। 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, 2 रेड है एंड 5 ब्लैक है। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा लोगों ने, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो कितनी रेड बॉल आ सकती हैं? रेड बॉल 0 भी आ सकती है क्योंकि 5 ब्लैक आ सकती हैं, सॉरी 5 में से तीनों ब्लैक आ सकती हैं। रेड बॉल 1 भी आ सकती है, रेड बॉल 2 भी आ सकती है। तो रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज आएंगी, 0, 1, 2। सिंपल आंसर है, बेसिक क्वेश्चन। तो कई लोग रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ के जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो थ्रू आउट पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा होना जरूरी है, अदरवाइज इतने सिंपल क्वेश्चंस भी मिस हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। द ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल टुगेदर। अच्छा, ब्लैक एंड रेड डाई मतलब वो डिस्टिंक्ट हो गए, अदरवाइज नॉर्मल डाई हो तो सेम रहता है। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, ठीक है। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? अच्छी बात है कि दे रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आई होप सबने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए गिवन दैट बी, इसका पूरा एक 1-1.5 घंटे का लेक्चर भी बना रखा है हमने, अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, INPS क्लासेस के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ए गिवन दैट बी, बी इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, तब ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अच्छी बात यहां पे है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला गया है, अदरवाइज स्टूडेंट नहीं समझ पाता है कि क्या है। ऑब्टेनिंग द सम ऑफ 8, सम 8 है, गिवन दैट रेड डाई में लेस देन 4 नंबर है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो इसमें करना क्या पड़ता है, बहुत ध्यान से देखो, काफी गड़बड़ करके आते हैं स्टूडेंट इसमें। दोनों इवेंट को अलग अलग एज्यूम कर लो, सम 8 आए, इसको S मान लो, रेड डाई में लेस देन 4 आए, इसको R मान लो, और टोटल केसेस निकालो। पहली बात तो सैंपल स्पेस जो होगा, 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, रेड और ब्लैक से फर्क नहीं पड़ता है, 6 × 6 36 आएगा, ओके। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? 36। देन अब एक एक केस देखते हैं। सम 8 आए, दैट इज S इज द इवेंट कि सम 8 आ रहा है, तो सम 8 कैसे आएगा? 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4। क्लियर है? ये सम 8 आ गया, ठीक है। सारे केसेस हमने लिख लिए। अब हम लिख रहे हैं रेड डाइस में, इसको इंडिविजुअल मानना है, अभी इंटरसेक्शन मत निकालना। जो दूसरा डाइस है रेड डाई में लेस देन 4 आए, तो रेड डाई में लेस देन 4 कैसे कैसे आ सकता है? हो सकता है 3 आ जाए रेड डाइस में, तो ब्लैक में कुछ भी आ सकता है, दोनों को मिलाना नहीं है, ब्लैक में भी कुछ भी आ सकता है। सम 8 से मतलब नहीं है। 2 3 3 3 6 3, फिर 1 2 2 2 6 2, देन 1 1, रेड डाई में 1 आ गया, रेड डाई में 2 आ गया, रेड डाई में 3 आ गया, 2 1 6 1। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर देखो तो यहां 6, यहां 6, यहां 6, तो टोटल 18 केसेस आ रहे हैं जब रेड डाई में लेस देन 4 आता है।
यही गड़बड़ करते हैं यहां पे लोग। अब फॉर्मूला अगर लगाएं हम, पहला डाई ब्लैक है, दूसरा रेड है, सम इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R। पहला ब्लैक डाई है, दूसरा रेड डाई है। S इंटरसेक्शन R का मतलब क्या हुआ? S इंटरसेक्शन R का मतलब यह हुआ, ध्यान से देखो, S इंटरसेक्शन R का मतलब सम भी 8 आए और सेकेंड डाई में 4 से कम आए। तो दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, सम 8 आए, सम 8 आए और सेकेंड डाई में 4 से कम आए। एक केस, दो केस, दो ही केसेस आ रहे हैं। जब फर्स्ट सम 8 आए और सेकेंड डाई क्या है, रेड, उसमें 4 से कम आए, तो दो केस आ रहे हैं, तो 2/36 ये कॉमन केस हुए दो। जब सेकेंड डाई में 3 से कम आए और सम 8 आए, तभी इंटरसेक्शन आएगा S इंटरसेक्शन R। R क्या है? सेकेंड डाई में 4 से कम आए, तो उसके 18 केस हैं, 18/36। आई थिंक 36 कैंसिल हो गया। 2/18 दैट इज 1/9 इज द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा अवेयर रहना होता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट गलत आंसर निकालते हैं। सो इट्स आंसर विल बी सी। आई होप ये टाइप समझ में आया होगा। और जब हम इवेंट्स काउंट करते हैं तो उसको इंडिविजुअल आपस में मिलाना नहीं, इसको अलग काउंट करो, उसको अलग काउंट करो, दोनों मिला देते हैं स्टूडेंट, तो आंसर गलत आता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स का सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उसका मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 से लेके n तक का। अगर हमें मीन निकालना है x बार सपोज कर लो, तो ये सम भी सबको पता होगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n, सम आता है n plus 1 डिवाइड बाई 2 n, सो दिस इज n plus 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द मीन। सो ये हमारा मीन हो गया x बार, ठीक है। वेरिएंस निकालना है, वैसे इसमें एक चेंज होना चाहिए, दोनों आंसर सेम है, मिसप्रिंट हो सकता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए वैसे तो नेक्स्ट टाइम के लिए, n plus 1 ये मीन आता है और ये वेरिएंस आता है। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। एक बार निकाल के देख लेते हैं। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आता है, 1/n समेशन xi का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, माइनस x बार का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो, xi टर्म्स क्या है, 1 2 3 4, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड करते जाओ n स्क्वायर तक। x बार हो जाएगा n plus 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड करेंगे, n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6, क्लियर है यहां तक बात? फॉर्मूला नोट करते रहना। वैसे तो आंसर n स्क्वायर माइनस 1/12 आता है, जो कि याद होना जरूरी है। इसको कैंसिल कर दो, n plus 1 कॉमन ले सकते हो और नीचे से 2 कॉमन ले सकते हो, तो यह आएगा 2n plus 1 डिवाइड बाई 3 माइनस n plus 1 डिवाइड बाई 2। फोर एन प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अच्छा, ये कैलकुलेट करो तो आ रहा है n माइनस 1। देखो n प्लस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, 2 और 6 मल्टीप्लाई करोगे 12। सो दिस इज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आया तो याद रहेगा तुम लोगों को। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन ये पार्ट कुछ कम लोग पढ़ के जाते हैं। जो काफी डिटेल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जाते हैं उनको याद रहता है पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का है,
क्योंकि हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेरिएबिलिटी बतानी है, तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होता है। देखते हैं फिलहाल। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स में मीन मार्क्स जो 50 बच्चों के 42 हैं, फिजिक्स में 32 एंड केमिस्ट्री में 40.9 है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 12 है मैथ्स में 50 बच्चों का, फिजिक्स में 15 है और केमिस्ट्री में 20 है। ठीक है। विच ऑफ द सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेरिएबिलिटी, किसमें सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है? तो इसके लिए हमें एक्चुअली में निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या निकालना होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको तुम सीवी भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जो कि होता है सिग्मा बाय एक्स बार, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मतलब मीन, इनटू 100। इसको नोट कर सकते हो, सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100, मतलब कितना ज्यादा वेरिएबल है कोई डेटा, ये इससे डिसाइड होता है। अब सीवी हमें निकालना है, पहले तो मैथ्स के लिए, फिर फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए। जिसका सीवी सबसे ज्यादा आएगा तो वो हाईएस्ट वेरिएबल है, जिसका सीवी सबसे कम आएगा तो लोवेस्ट वेरिएबल है। तो कैलकुलेशन है थोड़े यहां पे, सीवी मैथ्स का निकालते हैं। मैथ्स का सिग्मा दे रखा है 12, मीन दे रखा है 42 इंटू 100, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, देखते हैं अभी। फिर फिजिक्स का निकालते हैं। फिजिक्स का सिग्मा दे रखा है 15, मीन दे रखा है 32 इंटू 100। फिर हम सीवी निकालते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सिग्मा दे रखा है 20 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन दे रखा है 40.9 इंटू 100, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से पहले से नोट करके रखा है हमने। इसका कैलकुलेशन जो आता है, दिस विल बी, मैथ्स में आएगा 8.57%, इसमें आ रहा है 46.87% एंड केमिस्ट्री में आ रहा है 48.89%। ओके, तो सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी किसमें है? केमिस्ट्री में है, और सबसे कम किसमें है? मैथ्स में है। सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पहले लिखना है, लोएस्ट बाद में लिखना है, तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। तो सबसे ज्यादा वेरिएबल डेटा किसका है? केमिस्ट्री का हाईएस्ट, और लोएस्ट किसका है? मैथमेटिक्स का। हेंस आंसर विल बी बी। तो सिंपल आंसर हो गया इसका बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लिमिट का। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। लिमिट का फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू रख के चेक करना। 16 प्लस 3 19/2 इज द आंसर। काफी लोगों को बिलीव नहीं होता है कि इतनी आसानी से आ गया, लग रहा गलत करा है, लेकिन बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप यही होता है, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तब तो फर्दर लिमिट के प्रोसेस लगाए जाते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर। तो बिल्कुल सही है, 19/2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ mod x, लिमिटिंग वैल्यू mod x माइनस 5 x टेंड्स टू 5। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x 5 की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट में करना क्या होता है? सीधे वैल्यू उठा के रख दो, 5 का mod 5। तो इसमें भी बिलीव नहीं होता है स्टूडेंट को कि यार इतनी आसानी से कैसे आंसर आ सकता है। हेंस इट्स आंसर इज 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन देम ये आ रही है, तो आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होता है, PQ का ये आता है। और वो आ रहा है mod x2 माइनस x1। तो वो तभी आएगा जब ये टर्म 0 हो, इसका मतलब y1 y2 के इक्विवेलेंट हो। और y1 अगर y2 के इक्विवेलेंट है, x1 y1, सपोज कर लो x1 y1 ये हो गया,
x2 y2 ये हो गया, ये y1 ये y2 दोनों सेम हाइट है क्योंकि y1 y2 के इक्विवेलेंट आना चाहिए, सेम हाइट है। इट मींस ये जो PQ लाइन है ये सेम है, PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, ठीक है, सेम हाइट है, इट मींस ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, तो PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, 9th-10th लेवल बेस कह सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने का बेस्ट तरीका होता है स्लोप, ABC पॉइंट मान लो, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और स्लोप निकालते कैसे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 2 अपॉन 2 माइनस x, 4/2 दैट इज 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2x is equal to 2, hence x is equal to 1. Simple basic question, 100% करने वाला था. So its answer is A. Now next question देखते हैं. For which value of k this line, ये एक लाइन दे रखी है पैरेलल टू x एक्सिस. कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब दिस इज x एक्सिस, सपोज वो इस तरह की लाइन होगी, वो 0, b से पास कर रही, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू b हो जाती है. इट मींस उसमें x का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, तो सिंपली x को गायब करना है तो x का कोफिशिएंट 0 बना दो. x का टर्म होता ही नहीं यहां पे, तो x का 0 बनाने के लिए k इज इक्वल टू 3, b इज द आंसर. क्लियर है बात? तो इट्स आंसर इज b, k इज इक्वल टू 3. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. तो सिंपल क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन. तो यहां पे बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. x प्लस ए टू द पावर n में मिडिल टर्म का फॉर्मूला, दोनों में जो पावर है वो इवन है. मिडिल टर्म का फॉर्मूला आता है tn/2 प्लस 1 अगर पावर इवन होती है. अगर पावर ऑड होती है तो tn प्लस 1/2 एंड tn प्लस 3/2. ठीक है, लेकिन फिलहाल n इवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा tn प्लस n/2 प्लस 1. तो 1 प्लस ax की पावर 4 में n है 4, सो t 2 प्लस 1 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r. सो ये आ रहा है 4c2 a स्क्वायर x स्क्वायर. ओके, अब इसमें मिडिल टर्म निकालना है हमें, एंड बोथ आर सेम, कोफिशिएंट सेम है, ध्यान रखना. कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आर सेम, तो 1 प्लस a 1 माइनस ax की पावर 6, n है 6, so this will be t3 plus 1, 6c3, फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 3, सेकेंड टर्म की पावर 3, माइनस 6c3 a क्यूब x क्यूब. अब देखो कोफिशिएंट, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के नाम पे क्या आ रहा है, 4c2 a स्क्वायर, और यहां पे क्या आ रहा है माइनस 6c3 a क्यूब. इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, सेम आ रहे हैं कोफिशिएंट. 4c2 a स्क्वायर माइनस 6c3 a क्यूब. अब यहां पे हमें पता होना चाहिए nc2 होता है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, a कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट इज nc3, n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, n
n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और यहां पे बचेगा a। क्लियर है यहां तक बात? ये कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। 3/2 a आ जाएगा -3/10, a आ रहा है -3/10। दिस इज द आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन, कैलकुलेशन देख लो एक बार। a इज -3/10, c इज द आंसर। तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट था बायनोमियल थ्योरम में, तो जेएमआई में कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाता है, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी, 3 persons, 3 हाउसेज है, H1 H2 H3 एंड 3 persons हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, P1 P2 P3। ऑब्वियसली हाउसेज भी डिफरेंट होंगे, पर्सन भी डिफरेंट होंगे। क्लियर है? ईच अप्लाई फॉर 1 हाउस विदाउट कंसल्टिंग अदर। हर कोई एक हाउस के लिए अप्लाई कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग अदर। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 शुड अप्लाई फॉर द सेम हाउस। तो प्रोबेबिलिटी में क्या करना होता है? सैंपल स्पेस निकालना होता है एंड फेवरेबल केसेस निकालने होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस में कोई भी किसी भी हाउस को अप्लाई कर सकता है और फेवरेबल केस में सबको सेम हाउस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो हर एक पर्सन के लिए 3 चॉइस है, पहले पर्सन के लिए भी 3 चॉइस, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3। किसी आपस में अगर कंसल्ट नहीं करोगे तो कोई भी किसी भी हाउस को अप्लाई कर सकता है। और 3 चॉइसेस होने का मतलब ये नहीं कि तीनों को अप्लाई कर देगा, 3 चॉइस में मतलब काम वो एक ही करेगा। तो सैंपल स्पेस आ रहा है 27। आई होप प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो सब चीजें करी होंगी। एंड फेवरेबल केसेस की बात कर रहे हैं हम, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? फेवरेबल केसेस की, कि सबको सेम हाउस के लिए अप्लाई करना है। तो एक केस ये हो सकता है कि P1 P2 P3 सब H1 के लिए अप्लाई कर दें। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो तीनों H2 के लिए अप्लाई कर दें, और तीसरा केस वो H3 के लिए अप्लाई कर दें। सो फेवरेबल केसेस इज 3। तो 3/3³ 1/3 square means 1/9। Hence its answer is B। इसका आंसर क्या आ गया? B। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 5a। बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। dy/dx आई थिंक ये तो सबने ही कर लिया होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऑब्वियसली 5 इज ए कांस्टेंट, उसका 0। हेंस इट्स आंसर इज a। तो इसका आंसर a आ गया सीधा सीधा dy/dx से। तो ऑब्जर्व करा होगा तुम लोगों ने, कई क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट थे बिल्कुल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जेएमआई 2020 के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे आइडिया लगेगा कि इन क्वेश्चन को तुम्हें फ्यूचर में 13 को जब एग्जाम है अटेम्प्ट करने और कौन से छोड़ने, ठीक है।